कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को हराकर प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर लिया, लेकिन बाबर आजम के वो शानदार 94 रन एक एंड पर तने तनहा बाबर आजम ने अपनी टीम की बका की जंग लड़ी है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बाबर ने रन्स तो बना लिए पर टीम तो जीत नहीं पाई। एक्चुअली इट्स हार्ड टू बी बाबर आजम, इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि रन्स बनाएं तो फिर लोग कहते हैं ये टीम के काम नहीं आते, रन्स ना बनाएं तो लोग कहते हैं कि यार ये तो रन ही नहीं बना पाते। बड़ी टीम के खिलाफ रन्स बनाएं तो कहते हैं कि यार ये रन्स जो है ना आप किस लेवल पर बना रहे हैं, किस क्लास की टीम के खिलाफ बना रहे हैं। और फिर अगर छोटी टीम के खिलाफ रन बनाते हैं तो कहते हैं कि यार ये तो जिम्बाब्वे है। एक्चुअली में आज सर पीटने वाली वो बात, क्योंकि जो मैंने सोशल मीडिया पर एक दो पोस्टें देखी इस हवाले से, एक्चुअली में इस पर चर्चा करेंगे कि क्या बाबर आजम की गलती थी या नहीं। दूसरी जानिब विराट कोहली टेस्ट का शानदार करियर अपने इख्तिताम को पहुंचा, इस सदी का सबसे बड़ा खिलाड़ी, और ट्रिब्यूट पेश की गई खिलाड़ियों की जानिब से, क्राउड की जानिब से और फिर नेचर की जानिब से। वो कबूतर आपको नजर आए होंगे हवा में उड़ते हुए, क्योंकि अपने नाम की तरह विराट काम किया था इस खिलाड़ी ने, और फिर तमाम चीजें वो मिलकर इस खिलाड़ी के लिए वो सल्यूट कर रही हैं। ठीक अबाव विराट द रन मशीन कोहली, उनके बारे में एक दफा फिर चर्चा की जाएगी, क्योंकि यार मतलब जितने दिन से ये रिटायरमेंट की उन्होंने अनाउंसमेंट की उसके बाद से हम तकरीबन रोज की चर्चा कर रहे हैं, पर ऐसा लग रहा बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस प्रकार का, उस लेवल का, उस क्लास का वो खिलाड़ी। दूसरी जानिब आईपीएल और पीएसएल के पॉइंट्स टेबल आपके सामने रखूंगा और बताऊंगा कि कल के जो मैचेस हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है, आरसीबी के लिए आईपीएल के मैचेस कितने इंपॉर्टेंट है, और फिर लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला तो भाई वर्चुअल क्वार्टर फाइनल है। बहुत सारी चीजें आज बात करने के लिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। तो सबसे पहले एक्चुअल में इस मुकाबले की चर्चा करते हैं। इस मुकाबले में सबसे अहम कड़ी यह थी कि आखिरी 12 गेंदों पर मोहम्मद नबी ने और उनके साथ खुशदिल शाह ने मिलकर आखिरी 12 गेंदों पर यानी 2 ओवर्स में 53 रन जड़े। अली रजा को 4 छक्के एक ओवर में, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, क्योंकि इस रफ्तार के साथ जो बॉलर गेंदबाजी करता है 140-45 की रेगुलर स्पीड रहती है, फिर उनके अगेंस्ट वो 4 छक्के लगाना। और पेशावर ज़ल्मी जब बल्लेबाजी कर रहा था तो आखिरी 14 गेंदों पर 56 रन चाहिए थे, यानी 14 गेंदों पर 56 रन। वो आखिरी जो 2 ओवर्स थे वही शायद इस मुकाबले का टर्निंग पॉइंट साबित हुए, माफ कीजिएगा। इस मुकाबले की थोड़ी सी मजीद चर्चा रख लेता हूं मैं आपके सामने, क्योंकि जब सिक्का उछला था तो गिरा था पेशावर ज़ल्मी के हक में। रावलपिंडी में 6 मैचेस में अगर देखा जाए ना इस टूर्नामेंट के 6 मैचेस में, तो वो टीम जीती है जिसने पहले बल्लेबाजी की है। आई डोंट नो कि 6-0 का वो ट्रैक होने के बावजूद पेशावर ज़ल्मी को क्यों वहां पर पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। वी शैल फाइंड आउट इट, और इसका जवाब तो आई थिंक उनकी मैनेजमेंट ही दे सकती है, लेकिन खराब फैसला था, क्योंकि पिछले 5 मैचेस में से जो इस मैदान पर खेलेंगे उन सब में 210 से ऊपर रन बनाए। मतलब पहले बल्लेबाजी करते हुए अगर 210 से ऊपर हर मुकाबले में रन बन रहा है तो जाइए बोर्ड पर रन लगाइए, पर आपने ऐसा किया नहीं। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से देखा जाए तो गेंदबाजी में ल्यूक वुड ने शुरू पर अच्छा आगाज किया था। 4 ओवर्स में सिर्फ 19 रन देकर 2 खिलाड़ी उन्होंने चटकाए, लेकिन कराची किंग्स की जानिब से डेविड वार्नर की वो लाजवाब बल्लेबाजी रंग में नजर आ रहे हैं। उन्होंने 50 गेंदों पर 86 रन बनाए, और इसी तरह जेम्स विंस ने 72 गेंदों पर 72 रन बनाए 42 बॉल्स पर, यानी 42 गेंदों पर 72 रन की इनिंग खेली। और सबसे खास बात कराची के लिए यह है कि चाहे वो खुशदिल शाह हूं, मोहम्मद नबी हूं, डेविड वार्नर हूं, जेम्स विंस शुरू से अच्छा कर रहे हैं, तो ये एक कोई ऐसी टीम नहीं है जो 1-2 खिलाड़ियों पर रिलाई कर रही हो। ये पूरे यूनिट पर, पूरे झुंड पर बिलीव करते हैं, और हर एक दिन एक नया खिलाड़ी उभर कर सामने आता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज इनके दृष्टिकोण से या इनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वो ये रहती है कि क्योंकि आपकी टीम जो है उसमें जो मैन प्लेयर्स है, चाहे डेविड वार्नर हो, मोहम्मद नबी हो, खुशदिल शाह, ये टूर्नामेंट के उस मौके पर फॉर्म में आए जहां पर फिनिशिंग लाइन बिल्कुल करीब है, और क्वालिफाई आप कर चुके हैं तो आप तकरीबन 2 ही कदम दूर हैं आप इस इवेंट से। उसके बाद पेशावर ज़ल्मी की टीम आखिरी 2 ओवर्स में, जैसे मैंने कहा, कि 53 रन खर्च कर देती है और यूं पहुंच जाता है कराची किंग्स 237 पर। जवाब में पेशावर ज़ल्मी की टीम 214 रन पर सिमट जाती है। इसमें एक ही हेडलाइन थी बाबर आजम की, जिसके बारे में एक्चुअली हम चर्चा करेंगे कि 50 गेंदें उन्होंने नहीं 50 गेंदें नहीं खेली, बाबर आजम ने 49 गेंदें खेली हैं। 49 गेंदों पर 94 रन बनाए, 10 चौके, 4 छक्के उनकी इनिंग्स में शामिल थे। और स्ट्राइक रेट की हमेशा चर्चा रहती है बाबर आजम के बारे में, 191.9 191.8 का जो है ना स्ट्राइक रेट था। और जिस तरह की वो बल्लेबाजी की, तने तनख्वाह एक एंड पर बाबर आजम लड़ते रहे, झगड़ते रहे। और बाबर आजम का स्ट्राइक रेट उठाकर देख लीजिए, बाकी पूरी टीम का उठाकर देख लीजिए। और बाबर आजम के कैरियर की स्टोरी यही है कि बाबर आजम ने कई पाकिस्तान के लिए और फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए तने तनख्वाह ऐसी इनिंग्स खेली हैं जहां पर दूसरे एंड पर बाबर आजम के पास सपोर्ट नहीं होती थी, और उसी के चलते बाबर आजम का शायद नाम उन मैच विनर्स में नहीं आता, या फिर आप शायद ये कंसीडर ना करें कि बाबर आजम ने इतने मैचेस पाकिस्तान को जितवाए, बट दैट इज द रियलिटी। आगे चलते हैं जी। चिन्ना स्वामी में आज बारिश रही, आरसीबी और केकेआर का मैच हो नहीं सका, बट
तमाम वो जो क्राउड था ना वो सफ़ेद जर्सी पहन के आया था अपने हीरो के लिए, और अपने हीरो के मैदान पर उसी के सामने जब वो किंग कोहली के नारे लगे तो फिर वो दिल्ली से जो छोटा सा लड़का आया था 16-17 साल की उम्र में, वो जो एक छोटा सा एक रॉकी सा लड़का था, वो एक छोटा सा जो चीकू जिसे आप कहते थे, वो जब 16 साल बाद उन्हीं मैदानों में वापस आया तो किंग के रूप में आया, क्योंकि कई साल भारतीय क्रिकेट के लिए अगर देखा जाए तो तने तनहा वो अपने कंधों पर भारतीय बल्लेबाजी का बोझ उठाया, टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया की एक नई जिंदगी दी, टीम इंडिया को नई रूह फूंक दी, और जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट खेले वो जीतने के लिए खेले। वो ड्रा का जो लफ्ज था ना कि हम अब्रॉड जाएंगे, हम सीना टूर्स पर जाएंगे तो मे भी ड्रा कर लें तो वो जीत है। विराट कोहली ने कहा कि हम या तो जीतेंगे या तो हारेंगे। वो बीच का रास्ता विराट कोहली ने खत्म किया, तेज गेंदबाजों पर रिलाई किया, और फिर पहले टीम इंडिया 4 गेंदबाजों के साथ खेलती थी, विराट ने कहा कि 5 गेंदबाजों के साथ खेलेंगे और जीत कर दिखाएंगे, और वो करके भी दिखाया, क्योंकि 40 जीत इस खिलाड़ी के नाम के आगे बतौर टेस्ट कप्तान जो भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा है। और उसके अलावा अगर देखा जाए इस खिलाड़ी के बारे में तो कद इतना बड़ा, आई मीन रोज बात करते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि यार इसकी शान में पड़ेगे कसीदे ना शायद कंप्लीट नहीं हो रहे। और जिस तरह वो कबूतर होकर ऊपर उड़े ना, ऐसा लगा कुदरत ने भी इस खिलाड़ी को सलूट पेश किया, क्योंकि उस प्रकार के खिलाड़ी थे। अब यहां से अगर देखा जाए तो कल अगर पंजाब किंग्स बल्कि मैं आपको दिखा देता हूं कि कल जो 2 मैचेस है वो कितने इंपॉर्टेंट है आरसीबी के लिए, क्योंकि आज केकेआर के साथ उस मैच को मतलब बारिश की नजर जब वो मैच हुआ, एक एक पॉइंट दोनों टीमों को मिला, तो फिर केकेआर तो बाहर हो जाती है 2024 की चैंपियन टीम, ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाती है 2025 में। लेकिन आरसीबी के लिए एक सबसे खास चीज ये थी कि आरसीबी की टीम जो है ना पॉइंट टेबल के टॉप पोजीशन पर आ चुकी है। विराट कोहली ऑरेंज कैप से 10-15 रन के फासले पर हैं। जोश हेजलवुड अगर देखा जाए, जोश हेजलवुड माफ कीजिएगा, तो वो पर्पल कैप से तकरीबन 3-4 विकेट्स की दूरी पर है, और फिर आरसीबी पॉइंट टेबल पर टॉप पे है। तो ये टीम इस बार डोमिनेट कर रही है, और अगर कल के दिन राजस्थान रॉयल्स दिन के मुकाबले में पंजाब किंग्स को हरा देती है तो फिर आरसीबी क्वालिफाई कर जाएगा, या फिर शाम को गुजरात टाइटंस दिल्ली कैपिटल्स को हरा देता तो आरसीबी पहुंच जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी चाहेगा कि डीसी हरा दे गुजरात टाइटंस को, ताकि आरसीबी नंबर 1 पर फिनिश कर रहे। पीएसएल के उस मैचेस पर थोड़ी सी चर्चा करें, कल के मैच पर चर्चा करके एंड करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा प्ले ऑफ की सिचुएशन अब क्रिस्टल क्लियर है, क्योंकि आज की कराची किंग्स के जीत के साथ वो पहुंच चुके हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स ऑलरेडी पहुंच चुका था, और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड भी इस जीत के साथ पहुंच चुका है। तो चौथी टीम जो क्वालिफाई करेगी वो लाहौर कलंदर्स या पेशावर ज़ल्मी होगी। पहले ही पसपा हो चुकी थी मुल्तान सुल्तान्स की टीम, क्योंकि 9 में से सिर्फ एक ही मैच जीत पाए। अब लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला रावलपिंडी के मैदान पर होगा, और वहां पर दोनों टीमों के जो इस वक्त पॉइंट से 8 पॉइंट पेशावर ज़ल्मी के और 9 पॉइंट लाहौर कलंदर्स के। अगर मैच ड्रा भी होता है, जो कि चांसेस नहीं है रावलपिंडी में किसी तरह के, लेकिन अगर ये मैच बारिश की नजर होता है, नॉट ड्रॉ कॉल्ड ऑफ या कॉल्ड ऑफ ही ऑब्वियसली, अगर हो जाता है ये मैच तो फिर जो पलड़ा बारी रहेगा वो लाहौर कलंदर्स का रहेगा। और इस टीम की अगर दोनों टीमों की ताकत की तरफ देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी की बल्लेबाजी क्योंकि 1 डायमेंशनल है, बाबर आजम को अगर आप हटा दें तो फिर चाहे साइम अयूब हो, मोहम्मद हारिस हो, मास सदाकत हो, टीकेसी हो, सब तेज़ रफ्तार से खेलना पसंद करते हैं। और इस रफ्तार में अमूमन ऐसा होता है कि सामने जब तेज़ गेंदबाजी आती है तो या तो आप बहुत बड़े रन बना पाते हैं, या फिर कई बार आपकी वो जो इमारत है वो जल्दी में गिर जाती है। तो फिर उस तरह से उस नज़रिए से अगर देखा जाए तो जो लाहौर कलंदर्स की गेंदबाजी, चाहे हारिस रऊफ हों, शाहीन शाह आफरीदी हों, फिर जमान खान को भी मे भी वो खिला दें, वैरायटी उनके पास काफ़ी ज़्यादा। तो फिर लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी की जब गेंदबाजी, पेशावर ज़ल्मी की बल्लेबाजी और लाहौर कलंदर्स की गेंदबाजी एक दूसरे के आमने सामने होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मैच डिफाइनिंग मूवमेंट होगी, क्योंकि पिंडी के विकेट पर आपको इस तरह के मतलब जो बैटल्स हैं वो जीतने पड़ेंगे। और पेशावर ज़ल्मी की टीम आज क्योंकि मुकाबला हार कर जा रही है, 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने एक और बड़ा मुकाबला खेलना है, तो मे भी आप उस तरह से सोचे कि शायद थोड़ा एग्जॉस्ट भी होंगे। लेकिन दूसरे नज़रिए से अगर देखा जाए तो 10 दिन की ब्रेक के बाद आ रही है लाहौर कलंदर्स की टीम, जिसमें भी कुछ मतलब शुरू पर देखा जाए तो चाहे फ़खर जमान हो या फिर अब्दुल्ला शफीक हों, उस टीम के अगर ताकत की बात की जाए तो भले ही गेंदबाजी पर बल्लेबाजी इन पिचेस पर करनी पड़ेगी तो ठीक ठाक करनी पड़ेगी। सिकंदर रजा अवेलेबल है नहीं, सेम बिलिंग्स अवेलेबल है नहीं, तो फिर किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, समस्या लाहौर कलंदर्स की भी है। मुझे लगता है मुकाबला 50-50 ही है। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? इसके साथ आज की वीडियो करते हैं, कल डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे।